शहर की चकाचौंध और मखमली सोफों के बीच पली-बढ़ी 23 साल की सान्या के लिए दुनिया का मतलब सिर्फ महंगे ब्रांड्स, हाई प्रोफाइल पार्टियां और पिता रघुवीर सिंह का वो बेशुमार पैसा था जो उसके पैरों तले हमेशा एक कालीन की तरह बिछा रहता था। सान्या अपनी दुनिया में मस्त थी। उसे लगता था कि ये चमक-धमक कभी कम नहीं होगी, लेकिन तभी रघुवीर के दफ्तर में हुई एक बातचीत ने उसकी पूरी नींद हिला दी। सान्या को यकीन नहीं हुआ जब उसने सुना कि पिता ने उसकी शादी के लिए किसी और को नहीं, बल्कि उसी गांव के एक साधारण किसान को चुना है, जहां उनका पुश्तैनी घर है। 27 साल का अथर्व, जो दिन भर खेतों की मिट्टी में पसीना बहाता है और जिसका नाम सुनकर ही सान्या के चेहरे पर हिकारत आ गई। डैड, आर यू सीरियस? सान्या ने हंसते हुए जवाब दिया था, क्या मुझे एक फार्मर से शादी करने के लिए कह रहे हो? वो और मैं? न हमारा लाइफस्टाइल मैच करता है, न मेरा स्टेटस और न ही मेरी सोच। वो अपनी पूरी लाइफ कीचड़ और फसलों में बिताता है, और मैं उसके साथ? ये नामुमकिन है। सान्या की आंखों में गुस्सा और हैरानी साफ झलक रही थी, लेकिन रघुवीर सिंह का फैसला अटल था। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कह दिया था कि या तो इस रिश्ते को अपना लो या फिर इस बिजनेस साम्राज्य की उम्मीद हमेशा के लिए छोड़ दो। सान्या के लिए ये फैसला एक सदमे जैसा था। एक तरफ उसकी पूरी शानो शौकत थी और दूसरी तरफ वो गांव का लड़का, जिसके साथ वो अपनी एक शाम बिताने का भी सोच नहीं सकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक रईस बाप की बेटी का ये कैसा इम्तिहान था, जहां उसे अपना कल बचाने के लिए आज की पूरी दुनिया बदलनी पड़ सकती थी। सान्या के चेहरे पर वो रईसियत वाली मुस्कान वापस आ गई। उसने अपने पिता की ओर देखा और एक बनावटी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है डैड, मैं तैयार हूँ। रघुवीर सिंह ये सुनकर खुशी से फूले नहीं समाये। उन्हें लगा कि आखिरकार उनकी बेटी ने समझदारी दिखाई और उनके फैसले को मान लिया। उन्हें तो ये भनक भी नहीं थी कि सान्या के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। सान्या मन ही मन सोच रही थी कि शादी करना एक मजबूरी है, बस किसी तरह ये कागजी औपचारिकता पूरी हो जाए, उसके बाद बिजनेस उसके नाम होते ही वो इस शादी को तलाक में बदल देगी। उसे बस अपनी विरासत चाहिए थी, बाकी वो गांव और वो किसान उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। इधर गांव के उसी सुनहरे खेतों में अथर्व पूरी शिद्दत से अपनी फसल की देखभाल कर रहा था। तभी उसकी मां भावना खाना लेकर वहां पहुंची। अथर्व ने पसीने पोंछते हुए मां के हाथ से थाली ली, लेकिन तभी भावना ने जैसे ही ये खबर दी कि सान्या शादी के लिए राजी हो गई है, तो अथर्व के हाथ रुक गए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर अथर्व के कान धीरे धीरे लाल पड़ने लगे। वो झेंप गया और नजरें झुका लीं, जैसे उसे खुद पर यकीन न हो रहा हो। भावना ने अपने बेटे के चेहरे पर वो हल्की सी चमक और अजीब सी शर्म देख ली थी। वो जानती थी कि अथर्व के दिल के किसी कोने में सान्या के लिए कुछ तो है, जो उसने आज तक कभी किसी से नहीं कहा, लेकिन आज उसकी मां की ममता ने उसे पकड़ लिया था कि उसका बेटा सान्या को दिल ही दिल में बहुत पहले से पसंद करता था। सान्या के शहर के उस आलीशान बंगले में, जहां हर तरफ महंगे परफ्यूम की खुशबू थी, सान्या ने अपना कीमती आईफोन उठाया और अपनी सबसे करीबी दोस्त को मैसेज टाइप किया, शादी कर रही हूं, पर सिर्फ बिजनेस के लिए। 6 महीने बाद ये किसान मेरी लाइफ से आउट होगा और मैं इस पूरे साम्राज्य की मालकिन। उसने फोन बेड पर फेंका और एक ठंडी मुस्कान के साथ खिड़की के बाहर शहर की चकाचौंध को देखते हुए खुद से बुदबुदाया कि एक किसान को शहर की ये हवा और उसकी रईसी का मतलब क्या ही समझ आएगा। उसे बस उस पल का इंतजार था जब वो इस बेमतलब के बंधन से आजाद होकर अपनी मर्जी की रानी बन जाएगी। वहीं गांव में सूरज ढल रहा था और खेतों में ताजी मिट्टी की सोंधी खुशबू हवा में घुल रही थी। अथर्व अपनी खटिया पर बैठा उन यादों में खोया था जो सालों से उसके दिल में दबी थीं।
उसे आज भी याद था जब बहुत पहले सान्या अपने पिता के साथ गांव आई थी और उसने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे कर पहली बार उसे देखा था। वो छोटी सी मुलाकात, सान्या की वो चुलबुली हंसी उसके ज़हन में आज भी ताज़ी थी। भावना अपनी बहू के आने की तैयारियों में जुट गई थी, लेकिन अथर्व के मन में एक उलझन थी। क्या वाकई वो सान्या को खुश रख पाएगा? क्या वो शहर की उस चमकती हुई लड़की को इस सादगी भरी जिंदगी में ढाल पाएगा, या फिर ये रिश्ता सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा? अथर्व ने एक गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखते हुए सोचा कि किस्मत ने उसे वो दे तो दिया है जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अब उसे साबित करना था कि उसके प्यार में उस शोहरत से कहीं ज्यादा दम है जो सान्या के लिए सब कुछ है। शादी की तारीख नजदीक आ रही थी और सान्या की नफरत और उसका घमंड दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा था। उसने शादी के लिए वो सबसे महंगा लहंगा पसंद किया जो शहर की किसी बड़ी दुकान में मौजूद था। मन ही मन वो उस किसान की सादगी का मजाक उड़ा रही थी। उसने सोचा था कि शादी के दिन वो अथर्व को अपनी शानो शौकत से इतना दबा देगी कि वो बेचारा अपना सिर तक नहीं उठा पाएगा। सान्या ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी कि कैसे वो इस शादी के हर पल को एक समझौते की तरह जिएगी और फिर वक्त आते ही उस बंधन को तोड़कर आजाद हो जाएगी। दूसरी तरफ अथर्व की दुनिया में हलचल थी। उसने शादी के लिए कोई बड़ी ब्रांड की शेरवानी तो नहीं खरीदी, लेकिन उसने अपने पिता की पुरानी अलमारी से वो सफेद कुर्ता निकाला जिसे पहनकर उसके दादाजी अपनी शादी में गए थे। भावना ने बड़े प्यार से उसे तैयार किया। उनके हाथों में आज एक अलग ही खुशी थी। अथर्व का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो जानता था कि सान्या के लिए वो सिर्फ एक अजनबी है। शायद वो उसे एक बोझ समझती है, लेकिन अथर्व के लिए ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी। उसने सोचा कि शहर की उस परी को शायद गांव की सादगी में वो सुकून मिल जाए जो शायद बड़े बड़े बंगलों में भी नहीं मिलता। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सान्या अपने पिता के साथ गांव पहुंची। अपनी महंगी लग्जरी कार से जब वो गांव की कच्ची सड़कों पर उतरी तो उसकी ऊंची एड़ी वाली सैंडल कीचड़ में धंस गई। सान्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चारों तरफ फैली धूल और मिट्टी को घृणा से देखा। जैसे ही उसने अपने पिता का हाथ पकड़कर घर के आंगन में कदम रखा, उसकी नजर सामने खड़े अथर्व पर पड़ी। अथर्व सफेद कुर्ते में एकदम सीधा खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई दिखावा नहीं था, बस एक सादगी भरी मुस्कान और आंखों में वो चमक थी जो सान्या को पहली बार में ही अजीब सी बेचैनी दे गई। सान्या ने एक लंबी सांस ली और अपना नकाब पहन लिया। उसे याद था कि उसे क्या करना है, मुस्कुराना है, रस्म पूरी करनी है और फिर अपना मकसद हासिल करना है। लेकिन अथर्व की उन गहरी, शांत आंखों को देखकर उसे पहली बार लगा कि शायद उसका ये प्लान जितना आसान समझ रही थी, उतना होगा नहीं। शादी की रस्मों के दौरान सान्या का पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि कब ये सब खत्म हो और वो वापस अपनी आलीशान दुनिया में लौट सके। वो अपने महंगे गहनों और भारी लहंगे में किसी मूर्ति की तरह बैठी थी, जबकि उसके आसपास गांव की औरतें गीत गा रही थीं। हर बार जब सान्या को रस्मों के लिए अथर्व के करीब बैठना पड़ता, उसे घुटन महसूस होती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे वो किसी बेतुकी फिल्म का हिस्सा बन गई हो। अथर्व की माँ भावना बार बार सान्या के पास आती, उसे प्यार से कुछ खिलाने की कोशिश करती या उसके सिर पर हाथ रखती, लेकिन सान्या अपनी झूठी मुस्कान के पीछे एक अदृश्य दीवार खड़ी रखती थी। उधर अथर्व का व्यवहार सान्या की उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। वो न तो उसके सामने झेंप रहा था और न ही उसके पैसे या स्टेटस से प्रभावित हो रहा था। वो बस एक गरिमा के साथ वहां मौजूद था, और जब भी सान्या उसे कुछ तीखा या नीचा दिखाने वाला बोलती, अथर्व सिर्फ एक शांत मुस्कान के साथ उसे अनदेखा कर देता। शादी के मंडप में बैठे हुए जब अग्नि के साथ फेरों की रस्म आई,
तो सानिया ने ठंडे मन से सोचा कि ये बस 7 कदम हैं, इनके बाद उसकी आज़ादी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे ही सानिया ने अथर्व का हाथ थामा, उसके ठंडे सख्त हाथों में उसे एक ऐसी मजबूती महसूस हुई जिसने उसे एक पल के लिए चौंका दिया। अथर्व की पकड़ में वो भरोसा था जो सानिया ने शायद अपनी पूरी रईस जिंदगी में किसी के साथ नहीं महसूस किया था। मंडप की आग की लपटों में अथर्व का चेहरा चमक रहा था और उसकी आंखों में सानिया के लिए वो निस्वार्थ समर्पण था, जिसे देखकर सानिया की नफरत की इमारत पहली बार कमजोर पड़ती दिखी। शादी के बाद जब सानिया को अथर्व के घर की चौखट के अंदर कदम रखना था, उसने अपनी भारी पल्लू को संभाला और एक गहरी सांस ली। उसे लगा कि अब खेल असली शुरू होने वाला है, लेकिन अंदर ही अंदर अथर्व की उस शांत शख्सियत ने उसकी सोच में एक छोटी सी खरोंच डाल दी थी। शायद ये इंसान उतना मामूली नहीं है जितना वो समझ रही थी।